प्रोग्राम के आगाज में ना तो मैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बात करूंगा, ना मुल्क की माशी सूरत हाल पे बात करूंगा, बल्कि मुल्क की माशरती सूरत हाल पे बात करूंगा। अब मेरी बात बड़े गौर से सुनिएगा। जिस साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का मैं आपको बताऊंगा, आप आज वो करके देखिएगा। एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नाजरीन, जिसका ताल्लुक इंसानी जज्बात, साइकोलॉजी यानी माशरत से। आप नाजरीन एक एक्सपेरिमेंट करके देखें। जितने मेरे पाकिस्तान के अंदर देखने वाले शायकीन हैं, दुनिया भर में लोग देखते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर प्रोग्राम देखते हैं, आप सड़क के ऊपर गाड़ी चलाएं और यकीन करें आपने पुरसुकून अंदाज के अंदर गाड़ी चलानी। सबसे पहले आपने गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सफ़र की दुआ की, उसके बाद गाड़ी आपने स्टार्ट करनी है। गाड़ी स्टार्ट करके आपने सुकून से चलना है, ठंडी सांस भरनी। वो जैसे अमेरिकन कहते हैं ना, 5 से 1 तक की गिनती भरें, तो आपने गिनती करनी। गिनती करने के बाद ऐसे सांस बाहर की तरफ छोड़ देना। अब आप रिलैक्स हो गए। अब आपकी नीयत भी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। अपनी मंजिल की तरफ आपने बिल्कुल आराम से जाना है। आपने एक्सीलेटर के ऊपर हल्का सा पाँव रखा, स्टीयरिंग को बिल्कुल आपने ऐसे बाबरा शरीफ जैसे वो साबुन के इश्तिहार में चलाती थी ना, ऐसे ऐसे वैसे नहीं चलानी गाड़ी। बिल्कुल सुकून से आपने स्टीयरिंग पकड़ना है। वो देखा था ना, वो इश्तिहार आता था साबुन का, जिसके अंदर बाबरा शरीफ गाड़ी चलाती थी। ऐसे नहीं चलानी गाड़ी, बिल्कुल सीधा। अब आप गाड़ी जा रही है आपकी सड़क के ऊपर। अब आप देखिएगा, लोग आपको इतना तंग करेंगे, लोगों को इतना प्रॉब्लम होगा, लोग आपकी जिंदगी अजीरन कर देंगे। आप आराम से गाड़ी चला रहे हैं। यकीन करें, जो ही आपने आराम, सुकून, इत्मीनान के साथ गाड़ी चलाना शुरू की, कराची वाले, लाहौर वाले, इस्लामाबाद वाले, पिशावर वाले, क्वेटा वाले आपकी जिंदगी आराम कर देंगे। पीछे आने वाला बंदा बिला वजह हॉर्न बजाएगा, पै 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 पै, साइडें देंगे लोग। एक और भी हरकत है जो एक जानवर करता है, आपको पता है, वो यूं करके जो कटिंग करता है। एक खास किस्म का जानवर होता है जो हमारे यहाँ नुक्कड़ और कोनों पे खड़ा हुआ होता है। आप उसको यूं करके वट्टा मारे, यूं करके निकलता है। बिल्कुल आप देखेंगे कोई आगे आ रहा है, आपके यूं कर रहा है। हॉर्न बजाने के बाद फिर आपको मेंटल टॉर्चर भी देंगे। साथ में आके थोड़ा आपकी गाड़ी के नज़दीक करेंगे ताकि आपको टेंशन हो, लेकिन गाड़ी तो उसकी अपनी लगेगी। लेकिन यहाँ हैं लोग, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, अब आप गाड़ी थोड़ी सी अपने अंदर जानवर की सिफात पैदा कर लें। आसिफ भाई, थोड़ी सी अब आप जानवर की सिफात पैदा करें। एक्सीलेटर के ऊपर पाँव यूं 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 करें आप, और स्टीयरिंग यूं यूं करना शुरू कर दें। अब आपको कोई तंग नहीं करेगा। यकीन करें, मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये एक्सपेरिमेंट काम ना करे तो मेरा नाम अली नासिर नहीं। आप 100% ये चेक करके देख लें नाजरीन। अगर आप सुकून से पाकिस्तान में गाड़ी चलाएंगे, हर आदमी आपकी जिंदगी अजीरन कर देगा। और अगर आप इस तरह की थोड़ी सी अपने अंदर जानवर की सिफात पैदा करके स्टीयरिंग को यूं यूं करते हुए, एक्सीलेटर पे देखें पाँव इस तरह नहीं रखना, ना ना ना, जानवर की सिफात पैदा करनी है। यूं 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 करना है, जैसे कराची के अंदर लोग गाड़ी चलाते हैं, यूं 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 झटके देते हुए हैं। इसके बाद आप देखिएगा आपकी जिंदगी सुकून में, कोई आपके पास नहीं आएगा। इसी तरह आपको मैं 100% बता रहा हूं। लोग बोलते हैं ये मुल्क पाकिस्तान हमारा कामयाबी की तरफ क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जो शख्स तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ, सुकून के साथ काम कर रहा है, उसको आप काम नहीं करने देते। जब तक वो आपके साथ अड़ी ना करे आकर, आप काम नहीं करने देते। यही आपकी प्रॉब्लम है। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब ज़फ़र प्राचा साहब, जो कि मुल्क की मानी जानी शख्सियत हैं और फ़ॉरेन करेंसी, फ़ॉरेन एक्सचेंज के बिज़नेस के अंदर एक मैं कहूँगा कि जाना माना नाम है। वेलकम करता हूँ आपको शो में ज़फ़र प्राचा साहब। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़र प्राचा साहब, अब बात कुछ ऐसी है, कल भी मैंने प्रोग्राम इसी मौजू पर कर दिया कि मुल्क के बिगड़ते हालात के अंदर कोई भी पाकिस्तानी जो दिल में दर्द रखता हो मुल्क के लिए, वो चाहेगा कि दोबारा से जो है मुल्क के अंदर अमन व सलामती की जो एक फ़िज़ा है वो बहाल हो जाए। और सियासतदान जो कि खालिसतन अपने सियासी मनसब के लिए इन मामलात को इस सतह पर लेकर जा रहे हैं, जिसकी वजह से कारोबार मुतासिर हो रहा है। मैं चाहूँगा चंद अल्फाज इसके बारे में ज़रूर कहें, क्योंकि ये वक्त अफ़ाम व तफ़हीम का है, पुल बनाने का है। लेकिन मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ कि यहाँ जलती पे तेल ही छिड़का जा रहा है। आपके ख्याल से कोई मिडल वे निकाला जा सकता है, कहीं हमारे मुल्क को इस मसले की वजह से कोई नुकसान ना पहुँचे, चाहे वो सियासी हो, माशरती हो या माशी हो? जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने राय देने के लिए मदऊ किया। बात यह है जनाब कि हम तो आपके प्रोग्राम में और दूसरी जगह बहुत अरसे से कह रहे हैं कि जो सियासी जमातें हैं, चाहे अपोजिशन की हो चाहे हुकूमत की हो,
उनमें अवाम के लिए कोई मोहब्बत, प्यार, उल्फत, हमदर्दी नजर नहीं आती, ना मुल्क के साथ। देखिए, अगर उन्होंने अपने लिए कोई कानून साजी करनी हो तो वो रात दिन एक कर देते हैं और मिलते रहते हैं, आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर हम पिछले 5, 7, 8 साल 10 साल का देखें तो जी। अवाम के लिए कोई कानून साजी नहीं हुई। IPPs का मसला देख लें, वो इसमें ये तमाम जमातें उसकी बेनिफिशियरी हैं और उस पे कोई बात करने को तैयार नहीं है सवाए मीडिया के। जो मैं समझता हूँ मीडिया, जर्नलिस्ट जितने हैं वो जिहाद कर रहे हैं, हर चीज को हाईलाइट करते हैं हर फोरम पे, और दहशतगर्दी का शिकार भी हो रहे हैं, हमने देखा साथी हमारे। तो अवाम भी लगी हुई है। अब जैसे कल एक फलस्तीन के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें तमाम सियासी जमातें थी सिवाय PTI के। यानी कि कितने अफसोस और अलविये की बात है कि एक नेशनल कॉज, एक जो मजहबी की कॉज थी, उसके ऊपर भी ये लोग नहीं आए। और जितने भी मुजाहरे कर रहे हैं PTI की जमातें, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जात के लिए हो रही है या हम लीडर। अब वहाँ का जो वजीर आला है वो क्या कर रहा है, आप देखिए कि बजाय वो सूबे के अवाम को रिलीफ दे, कोई प्रोग्राम बनाए, कोई कुछ करे, वो तो अजीब एक बंदरों की तरह उछल कूद कर रहा है। समझ से बाहर है कि अलमिया है कि हमारे मुल्क का कि ऐसे लोग हमारे लीडर बन गए। बदकिस्मती है हमारी। अच्छा, यहाँ पर मैं इधर ही एक और नुक्ता इसके साथ जोड़ना चाहूँगा। कारोबारी, ताजिर, सनतकार, सरमायाकार बहुत परेशान है, लेकिन क्योंकि हम मीडिया बड़ा जिम्मेदार है, कोशिश कर रहा है कि हम कवर अप करें जितना हम कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इन तमाम चीज़ों का फॉल आउट हमारी मईशत पर हो रहा है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसके बारे में भी आगाही पैदा करें, क्योंकि हम तो जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हम कवर अप करें, जो ऐबदार कपड़े हैं उनके ऊपर कोई और पोशाक डाल के छुपा दें, सोफ़ों के ऊपर चादरें बिछा दें, लेकिन हम कोशिश में अपने नाकाम हो रहे हैं क्योंकि इतने ज़्यादा मामलात बिगड़ते जा रहे हैं, इनके असरात हमारी मईशत पर होंगे आज नहीं तो कल। देखिए जनाब, बात यह है कि आपकी मईशत के ऊपर इसका असर बहुत बुरा पड़ रहा है और हम बात कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लाने की, खास तौर पे आर्मी चीफ, ISI चीफ, उनकी टीम और SIFC और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की वजह से जो कुछ थोड़ी बेहतरी आई है, आपका स्टॉक एक्सचेंज हो या आपका ट्रेड डेफिसिट हो या आपका एक्सपोर्ट बढ़ी, रेमिटेंस बढ़ी, तो वो थ्रू SIFC हुआ है। और जब आप अपने मुल्क में इस तरह की चीजें देखते हैं या बाहर वाला देखता है तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और आ रही फिलहाल। देखिए, वो डेटा और इंफॉर्मेशन के साथ हमारी मार्केट मूवमेंट और हमारी इकोनॉमी को डीलिंक कर दिया गया है। अभी आप मुझे सच सच बताइए, आप माशाल्लाह बैनुल-अक़वामी रिसाले जरीदे पढ़ते हैं, मैंने देखा है रोज़ रिसाले जरीदे पढ़ के एक मुरतब करते हैं, एक छोटी सी रिपोर्ट तमाम सहाफ़ियों को भी भेजते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, हम अपने मीडिया के ऊपर तो कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लेकिन आप बताएं कि ना न्यूयॉर्क टाइम्स, ना वॉशिंगटन पोस्ट, ना LA टाइम्स, ना चाइना के चैनल, ना जापान के NHK को तो हम मैनेज नहीं कर सकते ना BBC को बता सकते हैं। वो तो खबरें वही देंगे जो उनको पता है। और इस वक्त पाकिस्तान के मईशत के साथ हमारा डेटा डीलिंग हो गया, आपको मानना पड़ेगा ये बात। जी, आपकी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन उसमें कुछ मजबूरियां भी हैं। आप देखिए ना कि जो सोशल मीडिया का या उसका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको भी तो हमने मद्देनजर रखना है ना, कि जो उसमें मिस रिपोर्टिंग है, मिसलीडिंग है, उस चीज को भी देखना है कि पाकिस्तान की बेहतर तस्वीर आए। जबकि हमारे यहाँ तो अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो सिवाय फौज के और मुल्क का स्टेबिलिटी के अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो ये तो पूरी दुनिया में होता है कि अगर आपको अपने मुल्क का मफाद पहले देखना है और बजाय दुनिया को देखने के, तो ये वक्त है कि हम अपने मुल्क को, अपने अवाम को पहले देखें। और अगर कहीं पे कोई हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है मिस रिपोर्टिंग को, तो वो हमें करना चाहिए। अब आप देखिए ना कि जैसे कि आपके मुल्क में आए दिन दहशतगर्दी हो रही है,
तो ये जहाँ पे दूसरे ममालिक है वहां पे भी कुछ ना कुछ होता रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन अगर हम भी उनके साथ मिल जाए एंटी स्टेट एलिमेंट के साथ और उनके साथ मिलके हम भी इस चीज को बढ़ावा चढ़ावा बताएं, तो वो भी तो बेहतर बात नहीं है ना कि पिक्चर कोशिश करें कि सही हो और ठीक हो हमारे मुल्क की। देखिए दहशतगर्दी तो आपके बराबर देखें ना आप, दुश्मन मुल्क जो हैं हमारे और दुश्मनाने पाकिस्तान जो हैं उनकी तो उनको तो बहुत मवाद मिल गया। उन्होंने चूंकि हम लोगों ने कंट्रोल आउटपुट दी, उन्होंने अपनी तरफ से जितना कुछ मिस इन्फॉर्म कर सकते थे उन्होंने वर्ल्ड को कर दिया। आपको पता है कल का अफसोसनाक वाकया जिसने, मैं कहाँ रहता हूँ और एयरपोर्ट कहाँ है और मैं तक लरस के उठा, और आई एम श्योर कि आप तक भी आवाज़ आई होगी, आप भी बहुत दूर रहते हैं एयरपोर्ट से। तो ये आप मुझे बताइए ना, ये तो बड़ी हैरानकुन बात है इस तरह के वाकयात का पेश आना। दुश्मनाने पाकिस्तान इन मौकों का फ़ायदा उठा रहे हैं। जी आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए हमने जो चाइनीज हमारे मुल्क में आए हुए हैं उसमें उनकी भी कुछ थोड़ी गलती है। हमने उनके लिए SOPs बनाए हुए हैं जिसके ऊपर वो लोग अमल नहीं कर रहे। मेरा भी चाइनीज से डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है किसी बिजनेस कोलैबोरेशन के अंदर। तो बात यह है कि चाइनीज है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, ये वाहिद कौम है जो हर काम अपने हाथ से करना चाहती है। यानी कि अगर कहीं नट बोल्ट भी लगाना है तो वो चाइनीज करता, मैं अपने हाथ से लगाऊं। तो ये तो मुमकिन नहीं है ना कि अगर एक गोरा आपके मुल्क में आए और वो कहे कि मैं फैक्ट्री के अंदर ही सोऊंगा, वहीं रहूंगा, वहीं काम करूंगा। तो ये तो ये आपके और मेरे लिए भी मुमकिन नहीं है कि हम अपनी फैक्ट्री के अंदर ही रहें और वहां पे अपने हाथ से जाके हर काम करें। देखिए लेवल होते हैं और एक गैजेट्स होते हैं हर लेवल का। अगर फैक्ट्री का सेठ भी कहे कि मैं फैक्ट्री के अंदर रहूंगा तो उसके लिए भी अपने मुल्क में सिक्योरिटी जो है ना थ्रेड्स बिल्कुल होंगे। कुछ नहीं तो उसका जो लेबर होगा, उसका स्टाफ होगा, वही उसके साथ कोई ऐसी गड़बड़ कर देगा। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट की जो हमें सिक्योरिटी कॉस्ट है वो बहुत बड़ी है और उनका जो एक मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है चाइनीज का कि वो चाहते हैं हर काम वो खुद करें। अगर हम जाके देखें उनकी जगहों पे या उनकी फैक्ट्रीज में, उनके अगर हम गवादर में मैं जब गया हूँ इनोग्रेशन में तो मैंने देखा वो स्वीपर तक चाइनीज है। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि हम इतनी सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड करें। अच्छा, फिर मैंने कुछ नॉर्दर्न एरियाज में देखा कि 3 चाइनीज खड़े हुए सुपरवाइज कर रहे हैं रोड किनारे जंगल में। तो हमारे कम से कम 20 फौजी और विद ट्रक्स विद इक्विपमेंट्स, यानी कि इक्विपमेंट कह रहा हूँ, विद इक्विपमेंट्स एंड असला, वो उनको सेफ गार्ड कर रहे हैं। तो हमको ये भी देखना है, देखिए पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट आती है, वो गोरा है या या अमेरिकन है या जो भी है, अरबी है, वो खुद आके नहीं खड़ा होता। देखिए अब जैसे गल्फ से इन्वेस्टमेंट आ रही है, मैं आपसे बड़ी अहम और बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। तो अगर अरबी आके खड़ा हो जाएगा तोप लगा के तो उसको तो लाजमी लोग लूटेंगे भी, मारेंगे भी। और मैं भी अगर इन्वेस्टमेंट करता हूँ इंटीरियर सिंध में या KPK में या कहीं, वहां जाके मैं खड़ा हो जाता हूँ, उनको पता होगा ये इन्वेस्टर है, ये सेठ है, तो वो तो मुझे लाजमी जो वॉर लॉर्ड्स है या एंटी स्टेट है वो मुझे हर्ट करेंगे। तो ये हमको इनको अपने चाइनीज ब्रदर जो भी हम हैं इनको भी समझाने की जरूरत है कि देखिए ना, अगर आप देखें चाइनीज, मैंने खुद देखा है, आपने भी देखा होगा, रक्शे चला रहे हैं लोडिंग, या वो वहां पे साइड पे खड़े होके लेबर से काम करा रहे हैं। तो अगर वो इन्वेस्टर हैं तो मैं नहीं समझता कि ये काम उनके करने वाले हैं। हमको उनको ये बात भी समझानी पड़ेगी। अगर वो ये बात नहीं समझेंगे तो कम से कम चाइनीज की इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना मैं नहीं समझता कि मुमकिन है। चाहे वो वियतनाम चले जाएं, चाहे वो इंडिया चले जाएं, चाहे बांग्लादेश चले जाएं, तो कोई भी मुल्क इस तरह की एश्योरेंस या गारंटी नहीं दे पाएगा। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आप बयान कर रहे हैं। जफर पराचा साहब ने कुछ बहुत अहम मौज़ूआत के ऊपर नाजुक नोयत की गुफ्तगू की है और आपको पता है आजकल मौके की नज़ाकत भी यही है, हमें समझना पड़ेगा। हालात, वाक़यात, मामलात पूरी दुनिया में बदल रहे हैं।
अच्छा, ये यहाँ पर मैं चाहूँगा कि अच्छा मौका है, ज़फ़र पराजा साहब के सामने ये चीज़ भी रखता हूँ। सर, ये रही हमारे मुल्क की बात। हमारा खित्ता बड़ा डिस्टर्ब है, हमारा खित्ता डिस्टर्ब है। हमारे एक पड़ोसी हिंदुस्तान ने तो अपने आप को माशी तौर पर एक मुख्तलिफ सम्त में लेकर जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब हमारे ईरान एक तरफ है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है, और यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी टेंस्ड है, क्योंकि आगे जितना कुछ है इससे वो सब एक अजीब कन्फ्यूजन का शिकार है। लोग तो इस हद तक कह रहे थे, कल आपको पता होगा कि बिलखुसूस फ़िज़ाई हदूद जो हैं गल्फ़ रीजन की, ये भी बड़ी सेंसिटिव हुई नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि ये अगर मशरिक़ वस्ता के हालात मज़ीद ख़राब हो गए तो दुनिया भर की मईशत और पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? जी ज़फ़र पराजा साहब, मेरे ख्याल ज़फ़र पराजा साहब तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची। दोबारा से कोशिश करते हैं उनसे रब्ता करने की। मैं नाज़रीन आपके सामने ये मौजू इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि आप वाकिफ़ होंगे कि इस वक्त मशरिक़ वस्ता के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कल हमारे भी वज़ीर आज़म का इसके मुतलिक बयान आया, और मेरे ख्याल पहली दफ़ा ये एक अच्छा मौका था कि यरूशलेम, जिसे उन्होंने अल-अक़दस का नाम देकर ये कहा कि वो चाहते हैं कि ये मुस्तक़बिल में यहाँ का, इस खित्ते का जो कि इस वक्त अजीब कशीदगी का शिकार है, वहाँ का दारुल हुकूमत होना चाहिए। और मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों की ख्वाहिश यही है। इस पूरे मामले के अंदर अरब ममालिक का फोकस यरूशलेम शहर है। आप उसके लिए कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, लेकिन तारीख़ी तौर पर यरूशलेम शहर जो है, पहले मुसलमान भी इसको सिर्फ यरूशलेम के नाम से ही याद करते थे, याद करते हैं अभी भी बहुत सारे लोग। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसी शहर को आज़ाद करवाया था, यरूशलेम को। इससे पहले भी मुसलमान जो हैं वो इसको एक मरतबा आज़ाद कर चुके थे। इसी की वजह से सलीबी जंगें भी हुई, और फिर यहाँ पर मेरा जो अंदाज़ा है वो ये है कि कई सौ साल तक मुसलमानों की बाकायदा तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन रही। फिर पहली जंग अज़ीम में कुछ काम हुआ, दूसरी जंग अज़ीम में कुछ काम हुआ, कुछ गलतियाँ भी हुई, कुछ कोताहियाँ भी हुई, कुछ फ़लस्तीनियों की तरफ से भी हुई कि उन्होंने अपनी ज़मीनें बेचना शुरू कर दी, उनको कीमतें अच्छी मिली, वहाँ पर कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हो गई। कुछ दूसरे ममालिक का भी कुछ प्रोग्राम था इस नौइयत का कि इस खित्ते के अंदर एक नई रियासत का क़याम कर दें। खैर, यहाँ पर जंगें भी हुई। मैं कहूँगा कि एक के बाद दीगरे हर सतह की इस खित्ते में जंग भी हुई, और दरअसल ये ज़मीन जो है बड़ी पाक ज़मीन है, ये यरूशलेम की बैतुल मुक़द्दस। और यहाँ पर कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक इबादतगाह भी तामीर की, लेकिन यह कि बुनियादी तौर पे ये जगह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। अब यहाँ पर लबनान पर भी आपको पता है जिस तरह के हमले जारी हैं, उसी तरह के हमले माजी के अंदर हमने देखा कि दूसरे ममालिक के ऊपर भी हुए। यहाँ एक अजीब से, जिसे कहते हैं बेयकीनी की सी सूरत हाल पैदा हो गई, और उसके ताने बाने आप सोच लें, जो भी कहाँ से मिलते हैं जुड़ते हैं मैं नहीं बात करूँगा, लेकिन जुग्राफियाई तौर पर जैसे मैंने आपको कहा कि पूरे मशरिक़ वस्ता के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव और दबाव देखा जा रहा है। मेरे ख्याल ज़फ़र पराजा साहब दोबारा से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़फ़र पराजा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो मैं कोशिश करता हूँ उनसे, दोबारा पेशकार से गुजारिश करता हूँ कि वो उनसे रब्ता करें। लेकिन यह कि जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ उसकी सेंसिटिविटी को भी समझिएगा। अब बात यह कि तेल के जो दुनिया में ज़खायर हैं, तेल के जो दुनिया में ज़खायर हैं, उनका महवर जो है वो ये सरज़मीन, अरब ज़मीन, सरज़मीन अरब है। फ़ारस तक फैला हुआ ये मामला। ज़फ़र पराजा साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जनाब। ज़फ़र पराजा साहब, अब बात ये, मैंने जो सवाल आपसे पूछना था वो ये पूछना था कि मशरिक़ वस्ता के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, कशीदा हो चुके हैं। कल तो हालात ऐसे हो गए थे कि फ़िज़ाई हदूद तक जो थी वो अलर्ट कर दिया गया था कि फ़िज़ाई हदूद तक इस्तेमाल न की जाएँ हमारे इर्द गिर्द के ममालिक की, क्योंकि वहाँ पर ख़तरात हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आगे जाकर माशी मुस्तक़बिल किस तरह से बदलेगा, क्योंकि अगर
पूरी दुनिया के ऊपर यह असरअंदाज हुआ। तेल की कीमतें आपको पता है तेजी से बढ़ गई। ये मुझे हालात सही समत में जाते दिखाई नहीं दे रहे। जी देखिए जनाब, बात यह है जो मशरक़ वस्ता के हालात हैं वो इंतहाई खराब है और खुदा ना करे ये जंग फैल सकती है और इसके जो असरात हैं वो नहीं लगते कि ये जल्द ठीक होगा। खास तौर पे जो अगर हम देखें कि रशिया और यूक्रेन वॉर है वो अभी तक खत्म नहीं हुई और उसके असरात अभी चल रहे हैं, तो अब एक ये नई जंग शुरू हो गई है। हमको इस मौके पे बहुत एहतियात से काम लेना चाहिए, जज्बातियत से हट के, क्योंकि आप देखिए कि जितने अरब ममालिक है वो उनका रवैया हमारे सामने इंतहाई सदमुहर है। और हमारे यहाँ गो कि कल हमने यकजहती कॉन्फ्रेंस मनाई फलस्तीन के साथ, तो जरूर करना चाहिए, लेकिन इसके असरात मैं समझता हूँ कि आगे काफी अरसे तक हमारे ऊपर भी पड़ेंगे। खासतौर पर पेट्रोल प्राइसेस जो हमारे यहाँ खुशी मनाई जा रही थी और जो हुकूमत ने रेट भी कम किए थे, जो कि खुशाइन बात थी, लेकिन ये दोबारा रेट बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो हमको चाहिए कि बहुत एहतियात से हर मामले में देखें, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत भी कोई इतनी अच्छी नहीं है और जो हमारे जो सियासी जमातें हैं उनका किरदार भी कोई अच्छा नहीं है। खासतौर पर आप देखें शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, लेकिन हमारा किरदार तो मैंने अभी तक, हो सकता है आप मेरी बात को किसी और जाविये से लें, लेकिन मेरे ख्याल से हमने सिफारती और अलामती एतवार से ही अगर कोई बात की है तो की है, वरना इसके अलावा तो हमने कोई बात की ही नहीं है। पाकिस्तान तो बहुत ही मोहतात होकर चल रहा है। आपको पता होगा हमने या तो सिफारती जो प्लेटफॉर्म है उन पर कोई बात की है या अलामती तौर के ऊपर यही एहतिजाज या मार्च वगैरह या इज्तिमात वगैरह किए हैं। इसके अलावा तो हमारा कुछ करने का ना माजी में कोई इरादा था ना आगे है। जी आपकी बात ठीक है, लेकिन ये भी तो हो जाता है ना कि हम लोग इस्तेमाल हो जाते हैं कभी, तो हमको उस मामले में भी जरा एहतियात से काम लेना है। और देखिए हमारे यहाँ मुल्क में जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ है। जैसे देखिए कि अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और एक जो हमारी सियासी जमात है उसने दोबारा से वही काम पकड़ लिया है जो उसने आज से 4-5 साल पहले किया था चाइनीज प्रेसिडेंट के आते वक्त। तो ये भी एक बातें हैं, जरूरी नहीं है कि उन्होंने खाली फलस्तीन का लिबादा उड़ा हो। ऐसे जो एलिमेंट चाहे वो कोई भी लिबादा उड़ के आ जाते हैं, चाहे अपनी सियासी जमात का या किसी के नाम के ऊपर, तो वो भी देखने की जरूरत है, आंखें खोलने के रखने की। अब हुकूमत या एजेंसीज जो है वो तो अपना काम पूरा कर रही हैं, लेकिन जो मौजूदा हुकूमतें हैं उनको भी चाहिए और जो हमारी सियासी जमातें हैं उनको भी चाहिए कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, किसी के हाथ में इस्तेमाल ना हो। जो हम क्राइसिस से निकले हैं पिछले 3-4-5 साल में, खुदा ना करे जो डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे हम बहुत अच्छे हो गए हैं। डॉलर का रेट, पेट्रोल का रेट, एम्प्लॉयमेंट जो है आपकी लार्ज स्केल, हर चीज बेहतर हुई है, एक्सपोर्ट बेहतर होने। अच्छा, ये आप आए प्रोग्राम पर डॉलर की बात ना हो, ये बड़ा गलत होगा। अच्छा मुझे ये बताइए, बड़े मजे की बात हो रही है भाई डॉलर के फ्रंट पे। पहली मर्तबा मैंने देखा है कि ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है वो बाकायदा तौर पर गिरा है और अब फ्रंट काउंटर्स पे जाकर हम मनी चेंजर के डॉलर चाहे मामूली गिराओ, लेकिन फिर भी फ्रंट काउंटर्स के ऊपर जाकर भी हम डॉलर को निस्बतन कम कीमत के अंदर खुला भी करवा सकते हैं और निस्बतन कम कीमत के ऊपर खरीद भी सकते हैं। ये क्या हैरानकुन वजह है, मुझे समझाएं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे आप समझाएं जी। देखिए जनाब, बात यह है, पहली बात तो ये मामूली नहीं गिरा, बहुत गिरा है। कुछ महीने साल पहले आपके यहाँ डॉलर का रेट 350 में नहीं मिल रहा था और $500 की बात हो रही थी, 500 रुपए की, और इंटरबैंक के अंदर 315 था। आज 277 और 78 रुपए में डॉलर लेने वाला कोई नहीं है। तो ये बहुत बड़ा हमारी अचीवमेंट है। और इस टोटल अचीवमेंट जो आपने कहा ना मुझे समझाएं, तो वो आर्मी चीफ, ISI चीफ और उनकी टीम को क्रेडिट जाता है। इसमें क्रेडिट मैं किसी और को नहीं देता। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ना लेते और वो जो ये प्लेयर्स हैं, माफियाज हैं, अगर उनको बुला के वो नहीं समझाते तो ये मुमकिन नहीं था कि ये कंट्रोल हो जाता। फिर ना सिर्फ डॉलर का रेट, स्मगलिंग आप देखें कितनी कंट्रोल हुई है।
पहली दफा जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की लोग हैं उनके ऊपर केसेस बने हैं, वो पकड़े गए हैं। अभी भी काम हो रहा है। और पहली दफा ये हुआ है कि आपका जो अफगान ट्रेड ट्रांजिट है वो तकरीबन 80-90% कम हुई है, क्योंकि वो सारी स्मगलिंग थी, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग थी, ट्रेड बेस्ड स्मगलिंग थी सारी, और कुछ भी नहीं था। तो ये सारा क्रेडिट तो आर्मी चीफ को, उनकी टीम को जाता है। और जबकि जो ये काम करने वाले महकमे थे उन्होंने अपना काम कभी भी नहीं किया, बल्कि वो उसके बेनिफिशियरी रही है। ये नुकात बड़े अहम हैं जो आपने बयान किए और बड़ी नाजुक नोयत के भी हैं। मैं चाहता तो इसके ऊपर मज़ीद भी बात होती, लेकिन वक्त मेरे पास यहाँ। नाजरीन, वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।